वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आगे बढ़ने से पहले लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ। आइए दैनिक जीवन की कुछ परिस्थितियों पर ध्यान दें। क्या होता है जब, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब गर्मियों में हम रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। या फिर लोहे की कील को आर्द्र वायुमंडल में, आर्द्र का मतलब होता है जिसमें नमी हो, जिसमें थोड़ा पानी मौजूद हो, ऐसे वायुमंडल में हम खुला छोड़ देते हैं। एंड आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। क्या होता है जब भोजन को पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड। यानी हमने 3 बातों की बात की कि क्या होता है जब हम गर्मियों में कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ देते हैं, या फिर लोहे की कील को आर्द्र वायुमंडल में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर खुला छोड़ देते हैं, या फिर हम भोजन को पकाते हैं व्हेन फूड इज कुक्ड। हम देखते हैं कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक जो पदार्थ होता है, जो इनिशियल सब्सटेंस होता है, प्रारंभिक जो पदार्थ होता है, उसकी प्रकृति में यानी उसकी नेचर में और उसकी पहचान में यानी उसकी आइडेंटिटी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। समवाट चेंज आते ही आते हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं।
यानी देयर इज समवॉट चेंजेस इन नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस। यानी इन सभी परिस्थितियों में क्या होता है कि जो प्रारंभिक पदार्थ होता है, जो भी इनिशियल सब्सटेंस होता है, उसकी नेचर में, उसकी प्रकृति में और उसकी पहचान यानी उसकी आइडेंटिटी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि हमने देखा कि गर्मियों में जब हम कमरे में दूध को खुला छोड़ देंगे तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो दूध खराब हो जाता है, खट्टा होने लग जाता है। और इसी तरह से अगर लोहे की कील को हम आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है। ठीक है। इसी तरह से भोजन को जब हम पकाते हैं तो पकाने से क्या होता है, जो भोजन होता है हमारा, उसका एक तो कलर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इस तरह से कुछ न कुछ परिवर्तन उसमें आते ही आते हैं। ठीक है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। चेंजेस आर टू टाइप्स। दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। पहला परिवर्तन हो सकता है भौतिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस। और दूसरे तरह के परिवर्तन हो सकते हैं रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस। यानी परिवर्तन जो होते हैं, जो चेंजेस जो होते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक यानी फिजिकल और रासायनिक यानी केमिकल। दो प्रकार के हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आखिर होते क्या हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है भौतिक गुणों में जो परिवर्तन आता है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और अगर रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए हम भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक गिलास लेते हैं। हमने एक गिलास लिया और इस गिलास के अंदर नमक डाल लिया, थोड़ा सा नमक उठा के डाल दिया इसके अंदर। और नमक डालने के बाद में उसके अंदर हमने गिलास को पानी से भर दिया, गिलास के अंदर पानी भर दिया हमने। फिर हमने एक चम्मच ली और चम्मच की मदद से नमक को पूरे गिलास के अंदर घोल दिया। तो हम क्या देखते हैं कि नमक जो होता है वो जो गिलास के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर घुल जाता है, डिसअपियर हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है और उसके अंदर पूरी तरह से घुल जाता है। अगर हम यानी कुल मिलाकर जो नमक हमें पहले फिजिकली दिख रहा था वो बाद में दिखना बंद हो गया। अगर हम इस गिलास को बाहर ले जाएं और धूप में रख दें, सूरज की रोशनी में रख दें, तो हम क्या देखते हैं कि एक निश्चित समय बाद, थोड़ी देर तक उसको बाहर रख देते हैं हम धूप के अंदर, तो कुछ समय बाद में हम क्या देखते हैं कि जो पानी होता है वो तो उसका तो वाष्पीकरण हो जाता है, वेपोराइजेशन हो जाता है। सूरज की प्रकाश के गर्मी के कारण वो भाप बन करके उड़ जाता है और जो नमक होता है वो गिलास के पेंदे के अंदर वापस से हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन रिवर्सेबल होते हैं, यानी वापस से लौट सकते हैं, उनमें जो परिवर्तन होते हैं वापस से बदले जा सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो हम मान लीजिए एक गिलास में हम दूध लेते हैं। हमने दूध लिया और उस दूध के अंदर हमने जावन डाल दिया। जावन बोलते हैं थोड़ा सा दही मिलाना। ठीक है। जब दूध के अंदर हमने थोड़ा सा दही डाला यानी जावन डाला, तो डालने के बाद में हम देखते हैं सुबह जब हम उसको उठ करके देखते हैं तो वो दही बन जाता है। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि क्या हम दही से वापस से दूध प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इस अभिक्रिया को वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता, उल्टा नहीं किया जा सकता।
इसलिए इसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन की एक खास बात होती है कि ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं, इनको उल्टा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जबकि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रिवर्सेबल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे अभी हमने ये उदाहरण लिया, इसी तरह से हम एक उदाहरण और लेते हैं रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, इस उदाहरण में हम क्या करते हैं, इस उदाहरण के अंदर हम मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करते हैं। किसमें दहन करते हैं, वायु में दहन करते हैं मैग्नीशियम रिबन। इसके लिए दहन हम कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले एक तो हम लेते हैं करीबन 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, वो हमें चाहिए होगा। फिर एक हम लेंगे दहन के लिए बर्नर, बर्नर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। एक हमें आवश्यकता पड़ेगी चिमटे की, और एक आवश्यकता हमें पड़ेगी, चिमटे को बोलते हैं टोंग, TONG टोंग। और एक 5 गिलास की आवश्यकता पड़ेगी जिसके अंदर कि हम चीज़ को, जो दहन के बाद में जो हमें वस्तु मिले, पदार्थ मिलता है, उसको हम इकट्ठा कर पाएँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ये जो चिमटा है और ये जो बर्नर है, चिमटे से हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हैं और पकड़ करके बर्नर के ऊपर मैग्नीशियम रिबन को हम ले जाते हैं और उसको हम जलाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो है सफ़ेद ज्वाला, फ्लेम जो होती है, सफ़ेद रंग की ज्वाला निकलती है, और नीचे एक चूर्ण जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक चूर्ण इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, सफ़ेद रंग का एक चूर्ण नीचे गिरता जा रहा है, वाद ग्लास में इकट्ठा हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के जब हम मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करते हैं तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम को संकेत रूप में लिखते हैं Mg से। मैग्नीशियम क्या करता है, वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, इससे अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनाता है। तो जो ये वाच ग्लास हमें दिख रहा है, इस वाच ग्लास में जो चूर्ण हमें प्राप्त हुआ था, वो चूर्ण कौन सा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त था। ये चूर्ण हमें कैसे प्राप्त हुआ कि जब हमने मैग्नीशियम का जो ये रिबन था, इस रिबन को जब हमने बर्नर के यहाँ पर ले जा करके इसको हमने जब उसका दहन किया, जलाया, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त हुआ। यहाँ पे हम एक बार बता दें कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएं, तो जलाने से पहले हमें क्या करना होता है, मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा रेगमाल लेकर के और उससे थोड़ा सा घिसना पड़ता है। अब क्यों घिसना पड़ता है, घिसना इसलिए पड़ता है कि जो मैग्नीशियम जो धातु है, मैग्नीशियम जो तत्व है, ये इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कि जब भी उसको खुले में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये MgO बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जो होती है, काली रंग की जो परत होती है, वो इसके ऊपर जमा हो जाती है। और ये परत का काम क्या होता है, ये परत इस मैग्नीशियम को आगे और ज़्यादा अभिक्रिया करने से रोकता है। तो यदि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको घिसेंगे नहीं तो ये अभिक्रिया होगी नहीं। ठीक है, तो अभिक्रिया आसानी से हो जाए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, इसके लिए हम क्या करते हैं, पुरानी जो परत जो जमी हुई होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम के ऊपर, उसको हम रेगमाल से घिस करके अलग कर देते हैं, और इसके बाद में चिमटे से उसे पकड़ करके बर्नर के माध्यम से उसको हम उसका वायु में दहन करवाते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के बात यह है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को
ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। और ये जो अभिक्रिया है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि इस अभिक्रिया से जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त किया, इसको हम वापस से मैग्नीशियम में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभिक्रिया रिवर्सेबल नहीं है, पलटी नहीं जा सकती, इसलिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कुल मिलाकर के जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं। वो विशेष लक्षण क्या होते हैं, आइए देखते हैं। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में कुछ लक्षण उभर करके हमारे सामने आते हैं। ये लक्षण कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी इनिशियल सब्सटेंस होता है, प्रारंभिक पदार्थ होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, उसकी स्टेट में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें देखा था कि जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन का जब हमने वायु में दहन किया था तो हमने देखा कि उसकी अवस्था जो थी वो चेंज हो गई थी। पहले वो रिबन के रूप में था, फिर बाद में चूर्ण के रूप में हो गया। तो एक तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है, जो भी प्रारंभिक उसकी अवस्था होती है उसके अंदर, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ इनिशियल सब्सटेंस, यानी इनिशियल जो सब्सटेंस होता है, प्रारंभिक पदार्थ जो होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। दूसरी बात क्या है, प्रारंभिक पदार्थ का जो रंग होता है उसमें भी चेंज आ जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में अक्सर जो इनिशियल सब्सटेंस होता है उसके कलर में परिवर्तन आ जाता है। ठीक, तीसरी बात क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत गैसों का उत्सर्जन होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसों का उत्सर्जन होता है, कुछ गैसें निकलती हैं। चौथी बात क्या है कि तापमान में भी परिवर्तन आता है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान में भी अंतर आता है। कुल मिला के 4 चीज़ों में अंतर आता है। पहले चीज़, प्रारंभिक जो भी सब्सटेंस है, जो इनिशियल सब्सटेंस है, प्रारंभिक जो पदार्थ है, उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। दूसरी चीज़, प्रारंभिक जो पदार्थ है, इनिशियल जो सब्सटेंस है, उसके कलर में यानी उसके रंग में परिवर्तन आ सकता है। तीसरी चीज़, गैसों का उत्सर्जन हो सकता है। और चौथी चीज़, तापमान में परिवर्तन आ सकता है। यानी कुल मिलाकर के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हम तब कहते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई जबकि ये 4 बातें होती हैं, तो हम मानते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पे, यानी डेफिनेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यानी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो किस तरह से देंगे, देखिए, वे स्थायी रासायनिक परिवर्तन जो कि अलग अलग गुणों वाले, विभिन्न गुणों वाले नए पदार्थों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, नए सब्सटेंसों को फॉर्मिंग को प्रेरित करते हैं, नए पदार्थों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी वे स्थायी परिवर्तन, यानी वे परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक प्रकार के परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है, एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है, ऐसे परिवर्तन जो स्थायी होते हैं, यानी वे स्थायी रासायनिक परिवर्तन जो कि अलग अलग गुणों वाले, विभिन्न गुणों वाले नए नए पदार्थों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अंग्रेजी में अगर हम कहना चाहें तो परमानेंट चेंजेस विच लीड टू फॉर्मेशन, परमानेंट चेंजेस विच जो कि लीड टू प्रेरित करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, निर्माण को इनके नए पदार्थों के, न्यू सब्सटेंसों के, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विभिन्न गुण वाले, प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण, आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी वे परमानेंट चेंजेस
which leads to formation of new substances with different properties are called chemical reaction। यानी वे स्थायी रासायनिक परिवर्तन जो कि विभिन्न गुणों वाले नए पदार्थों के निर्माण को प्रेरित करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण पर, यानी केमिकल इक्वेशन पर। रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन होते क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों अभिकारकों को बोलते हैं रिएक्टेंट्स, एवं उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने वाला जो समीकरण है उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व या यौगिक होते हैं, तत्व को बोलते हैं एलिमेंट और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। तो किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों यानी एलिमेंट्स और अभिकारकों, तत्वों और यौगिकों यानी कंपाउंड्स, जिनको कि अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, उनको एवं उत्पादों, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बने हैं, जो प्रोडक्ट बने हैं, उनको संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने वाला जो समीकरण है उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर रासायनिक समीकरण क्या हुआ? रासायनिक समीकरण एक संक्षिप्त विधि है। ठीक है, कैसी विधि है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और यौगिकों यानी अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने वाले जो समीकरण है उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें खास है कि एक तो अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स क्या चीज होते हैं और उत्पाद प्रोडक्ट्स क्या चीज। अभिकारक या रिएक्टेंट्स का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व यानी एलिमेंट और यौगिक यानी कंपाउंड्स, ये तो होते हैं अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं, जो चीजें बनती हैं, उनको हम बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। तो रासायनिक समीकरण क्या करता है? अभिक्रिया के जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व या यौगिक हैं और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जो तत्व या यौगिक हैं, जिनको भी उत्पाद बोलते हैं, उनको प्रदर्शित करने की एक संक्षिप्त विधि है रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब संक्षिप्त रूप में प्रदर्शन के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके जो अभिकारक हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बने हैं, उत्पाद जो बने हैं, उनको हम शब्दों के रूप में लिख दें, शब्दों में प्रदर्शित कर दें। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, उनको शब्दों में लिखने की बजाय उनके रासायनिक सूत्रों में, जो उत्पाद और रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं, तत्व या यौगिक हैं, उनके रासायनिक सूत्रों के रूप में हम उसको प्रदर्शित करते हैं। शब्दों के रूप में अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम रिबन के दहन वाले उदाहरण का। मैग्नीशियम रिबन के दहन वाले उदाहरण में हमने क्या किया था कि मैग्नीशियम रिबन का जब हमने वायु में दहन किया था तो हमें MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम उस अभिक्रिया को हम लिख सकते थे, इधर तो हम लिख देते मैग्नीशियम अभिकारक में एक तो था मैग्नीशियम, तो पहले मैग्नीशियम लिखा, उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाया,
और फिर अब दूसरा अभिकारक लिखा, वो था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की दहन में ऑक्सीजन की उपस्थिति जो होती है ना, तो उसमें हमने लिख दिया ऑक्सीजन, यहाँ प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। फिर अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम एक इस तरह से लाइन बनाकर उस पर तीर का निशान बनाते हैं। ये तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ठीक है। और इसके फलस्वरूप जो उत्पाद बने हैं उनको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। उत्पाद कौन सा बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कुल मिलाकर के जब हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो गया हमारा एक रासायनिक समीकरण। ठीक है। इस रासायनिक समीकरण में हमने क्या लिखा है कि जो अभिकारक थे, अभिकारक यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व यौगिक यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, इन अभिकारकों को और जो उत्पाद बना यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो, उसको हमने शब्दों में लिखा। संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए शब्दों में हमने लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें ये जो रासायनिक समीकरण है इसकी दो साइड है। एक साइड जो होती है लेफ्ट हैंड साइड जो है, उसको वैसे तो हम LHS भी लिख देते हैं। इस LHS को हम बोलते हैं अभिक्रिया वाली साइड, रिएक्टेंट साइड, अभिकारकों की साइड। ठीक है। और RHS जो है इस तीर के राइट हैंड साइड वाला जो RHS, इसको हम RHS लिखते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं उत्पाद, उत्पाद साइड बोलते हैं, उसको हम प्रोडक्ट साइड बोलते हैं। ठीक है। यानी किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर दो साइडें होती हैं, एक LHS और एक RHS। LHS साइड में हम अभिकारकों को लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। अभिकारक या रिएक्टेंट्स का मतलब होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक। ठीक है। RHS साइड में हम क्या लिखते हैं? इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो उत्पाद बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको लिखते हैं। और इसमें अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए बीच में एक हम तीर का निशान लगाते हैं, और तीर की जो दिशा है वो अभिक्रिया की दिशा को बताते हैं। ठीक है। अब रासायनिक समीकरणों को यहाँ तो हमने किया शब्दों से प्रदर्शित, हम चाहें तो और भी अधिक संक्षिप्त में लिखने के लिए शब्दों की बजाय इन अभिकारकों का जो रिएक्टेंट्स थे उनके रासायनिक सूत्रों का, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो भी उनके रासायनिक सूत्रों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम के लिए हम लिख सकते हैं Mg, ऑक्सीजन के लिए हम लिख सकते हैं O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हम लिख सकते हैं MgO। इस प्रकार हमारा जो रासायनिक समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? Mg प्लस O2 अभिक्रिया का चिन्ह और MgO, ये हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स एवं उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने वाला जो समीकरण है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। रासायनिक समीकरण का अर्थ समझने के बाद में अब हम बात करेंगे संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरणों के बारे में। संतुलित को बोलते हैं बैलेंस्ड, असंतुलित को बोलते हैं नॉन बैलेंस्ड। यानी अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस पर, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरणों पर। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उनको हम हिंदी में कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं और अंग्रेजी में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। कंकाली को बोलते हैं स्केलेटल। ठीक। यानी अब हमारे चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो है संतुलित एवं असंतुलित यानी कंकाली रासायनिक समीकरण। अब पहले हम बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण पर, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक साइड
यानी रिएक्टेंट साइड यानी LHS एवं उत्पाद साइड यानी प्रोडक्ट साइड यानी RHS दोनों ओर स्थित तत्वों व यौगिकों के परमाणु की संख्या समान हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण की दो साइड्स होती है। एक साइड्स होती है LHS लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड होती है RHS राइट हैंड साइड। LHS साइड के अंदर हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिकों को लिखते हैं और अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व या यौगिक हैं उनके लिए हम अभिकारक शब्द यूज करते हैं, अभिकारक या अंग्रेजी में रिएक्टेंट। तो एक साइड हो गई रिएक्टेंट साइड जहाँ पर हम अभिकारकों को लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, यानी इसको LHS बोलते हैं हम। और दूसरी साइड हो गई RHS साइड जहाँ पर कि हम अभिक्रिया के बाद बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद जो होते हैं, उनको हम लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें ये दोनों साइड हैं यानी LHS और RHS यानी अभिकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों के अंदर जो तत्व या यौगिक मौजूद हैं उनमें परमाणुओं की जो संख्या है वो बराबर हो, वो क्या कहलाते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक साइड यानी रिएक्टेंट साइड और उत्पाद साइड यानी प्रोडक्ट साइड के और जितने भी तत्व या यौगिक होते हैं उनके परमाणुओं की जो संख्या है वो बराबर होती है, उसको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण हम लेते हैं, एक उदाहरण हमने लिया, जैसे कोई समीकरण है, एक है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी अभिक्रिया से बनते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और दूसरा बनता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर इसको हम रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखें तो इसको हम जिंक को हम लिखेंगे Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखेंगे H2SO4 H2SO4, अभिक्रिया का चिन्ह लगा दिया। फिर जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन को लिख दिया H2। ये कोई रासायनिक समीकरण है। अब ये रासायनिक समीकरण तो हमने कहा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या हुआ कि जो LHS साइड है यानी जो अभिकारकों की साइड है, यानी अभिकारकों की साइड में कौन से तत्व लिखे हुए हैं? एक तो जिंक लिखा हुआ है और इधर सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में क्या क्या लिखे हुए हैं? इधर लिखा हुआ है जिंक सल्फेट और लिखा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, यानी सबसे पहले तो हम पहचानते हैं कि अभिकारक साइड यानी रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से तत्व या यौगिक हैं और प्रोडक्ट यानी उत्पाद साइड के अंदर कौन कौन से तत्व या यौगिक हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इन तत्वों और यौगिकों में परमाणुओं की संख्या को हम काउंट करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या अभिकारक साइड और उत्पाद साइड, क्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के जो तत्व या यौगिक हैं उनके जो परमाणुओं की जो संख्या है क्या वो बराबर है या नहीं। अगर वो बराबर है तो वो समीकरण हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि ये जो हमने समीकरण लिखा है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों है देखते हैं। ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण इसलिए है क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया अभिकारक जो साइड है, रिएक्टेंट जो साइड है और
जो उत्पाद साइड है, इन दोनों साइडों में जो भी तत्व और यौगिक इसमें दिखाए गए हैं, उनकी जो परमाणु की संख्या है वो बराबर है। बराबर कैसे है, आइए देखें। देखिए, अगर हम बात करें LHS साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की, तो LHS यानी इसको हम कह सकते हैं अभिकारक साइड, रिएक्टेंट साइड भी कह देते हैं इसको। इस साइड के अंदर देखिए जिंक, जिंक के कितने परमाणु हैं? जिंक का परमाणु है 1। अब देखते हैं कि RHS यानी प्रोडक्ट साइड के अंदर जिंक के कितने परमाणु हैं? 1। ठीक है, यानी इधर भी 1 है, अभिकारक साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी 1 है जिंक का परमाणु, और प्रोडक्ट साइड में भी जिंक का परमाणु 1। ठीक है, फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणु की बात करते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु अगर LHS में देखें, हम रिएक्टेंट साइड में देखें, अभिकारक साइड में देखें, तो 2 हैं, H2 2 हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, RHS में कितने हैं? इधर भी H2, यानी ये भी बराबर है। ठीक, फिर हम देखते हैं S, सल्फर के परमाणु कितने हैं? सल्फर के परमाणु 1 है, इधर अभिकारक साइड में यानी रिएक्टेंट साइड के अंदर यानी LHS में, और एक ही सल्फर का परमाणु है प्रोडक्ट साइड में यानी RHS की तरफ, यानी उत्पाद साइड के अंदर। ठीक है, ये भी बराबर हो गया, यानी Zn बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, सल्फर का ही बराबर हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के परमाणु की बात। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 4 हैं, O4 दे रखा है ना, 4 है। ठीक है, और अगर हम इसको उत्पाद साइड में देखें, यानी एरो के ये जो तीर है इसकी राइट हैंड साइड में देखें, तो यहाँ भी O4 है। ठीक है, यानी इस अभिक्रिया के अंदर 4 प्रमुख तत्व थे। एक तो था जिंक, एक था हाइड्रोजन, एक था सल्फर, और एक था ऑक्सीजन। ये जो चारों तत्व हैं, ये दोनों साइडों में, LHS में और RHS में, इन चारों तत्वों की परमाणु बराबर है, इसलिए इसको हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण के बाद में अब हम बात करेंगे असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण के बारे में, यानी नॉन बैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के बारे में। असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? नॉन बैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण के अंदर क्या होता है? ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें रिएक्टेंट साइड एवं उत्पाद साइड, प्रोडक्ट साइड, दोनों ओर स्थित तत्वों, एलिमेंट्सों व यौगिकों यानी कंपाउंड्स के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। नॉन बैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक साइड, रिएक्टेंट साइड और उत्पाद साइड यानी प्रोडक्ट साइड, दोनों ओर जो तत्व या यौगिक मौजूद होते हैं, उनके परमाणुओं की संख्या समान ना हो, उनको हम कहते हैं असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि किसी भी रासायनिक समीकरण की 2 साइड होती है, एक होती है LHS, दूसरी होती है RHS। LHS साइड को हम अभिकारक साइड बोलते हैं, RHS साइड को हम कहते हैं उत्पाद साइड या प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अभिकारक साइड या रिएक्टेंट साइड जो होती है, इसके अंदर हम लिखते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व और यौगिकों को। प्रोडक्ट साइड या उत्पाद साइड के अंदर हम लिखते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने तत्व या यौगिकों को। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई रासायनिक समीकरण असंतुलित है, तो इसका मतलब यह है कि जो रिएक्टेंट साइड है, जो अभिकारक वाली जो साइड है, और जो प्रोडक्ट साइड है, जो उत्पाद वाली जो साइड है, उसमें जो तत्व या यौगिक हैं, उनके परमाणुओं की संख्या असमान है। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने कोई केमिकल इक्वेशन लिखी
फेरस या आयरन भी बोलते हैं इसको हम लिखते हैं Fe से, Fe प्लस H2O, इन्होंने अभिक्रिया की और अभिक्रिया के फलस्वरूप बना Fe3O4 प्लस H2। ये कोई रासायनिक समीकरण है और हमें ये देखना है कि ये संतुलित है या असंतुलित। हमारा कहना है, उदाहरण दिया हमने, ये असंतुलित है। असंतुलित क्यों है? क्योंकि आइए देखते हैं कि इसके जो तत्व यौगिक हैं इनकी परमाणु संख्या कितनी कितनी है, LHS और RHS दोनों में। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं LHS के अंदर। देखिए, अगर यहाँ पे LHS में हम बात कर रहे हैं फेरस, पहला तत्व है फेरस। फेरस की संख्या कितनी है? 1। दूसरा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पर? 2। तीसरा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1। ठीक है, अब हम देखते हैं RHS के अंदर, यानी जो उत्पाद साइड है इसके अंदर कौन कौन से तत्वों की संख्या कितनी है। देखिए, तत्व तो सेम ही रहते हैं। फेरस, यहाँ पे इनकी संख्या हो गई 3। ठीक है, फेरस की परमाणु कितने हो गए? 3। ऑक्सीजन की बात करें इस साइड के अंदर तो इसकी परमाणु संख्या होगी 4। और हाइड्रोजन की बात करें तो इधर परमाणु संख्या होगी 2। यानी अगर हम बात करें RHS की राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं उत्पाद साइड, प्रोडक्ट साइड, उत्पाद साइड। और LHS की लेफ्ट हैंड साइड, या इसको हम कहते हैं अभिकारक साइड या रिएक्टेंट साइड। तो हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट साइड में जो फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं, और उत्पाद साइड में जो फेरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु हैं, इनकी संख्या असमान है। इसलिए ऐसे समीकरणों को हम कहते हैं असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। असंतुलित यानी नॉन बैलेंस्ड, कंकाली यानी स्केलेटल रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरणों के बाद में अब हम आपको ये बता दें कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ जो भी है, उसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक समीकरण का संतुलित होना जरूरी होता है। यानी कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसका संतुलित होना जरूरी होता है। किसके अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार। अब सवाल उठता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ के अनुसार, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। क्या बात है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यानी मास का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उसके उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसके अंदर न तो द्रव्यमान बनता है और न ही नष्ट होता है। यानी जितना भी अभिकारक साइड का जो द्रव्यमान होता है, रिएक्टेंट साइड का जो द्रव्यमान होता है, उतना का उतना द्रव्यमान किसका होता है? प्रोडक्ट साइड का होता है, उत्पाद साइड का। ठीक है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम अगर आप लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे?
कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अन्य शब्दों में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, रिएक्टेंट्स का कुल द्रव्यमान, टोटल मास, और उसके उत्पादों का यानी प्रोडक्ट्स का टोटल मास, कुल द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक, अंग्रेजी में अगर हम किसको कहना चाहें द्रव्यमान संरक्षण नियम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, तो किस तरह से कहेंगे? इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास यानी द्रव्यमान न तो सृजित किया जाता है, क्रिएटेड होता है, निर्मित होता है, और न ही नष्ट होता है, डिस्ट्रॉय होता है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, इन ए केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों का कुल द्रव्यमान, आर इक्वल, बराबर होते हैं, दोनों बराबर। ठीक, यानी कुल मिलाकर के बात ये हुई कि समीकरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण, और असंतुलित रासायनिक समीकरण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसका संतुलित होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही विनाश होता है। इसलिए जब भी हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखें तो सामान्य समीकरण को लिखने के बाद में हम उसको बैलेंस कर लेते हैं, उसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करना जरूरी है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित आखिर करते कैसे हैं, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रिया क्या है, यानी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रोसेस क्या है। हमने ये तो देख लिया द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कि किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलित होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया पर कि संतुलित हम आखिर करते कैसे हैं। संतुलित किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रिया से पहले हम तीन महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देते हैं। पहली बात, संतुलन की जो प्रक्रिया है उसमें अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के रासायनिक सूत्रों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि जो भी रासायनिक समीकरण हमें दिया गया है उसके अंदर जो रिएक्टेंट साइड है या उत्पाद साइड है, प्रोडक्ट साइड, चाहे अभिक्रिया अभिकारकों वाली साइड हो, चाहे उत्पाद वाली साइड हो, चाहे से LHS हो चाहे RHS हो, इनमें जो भी तत्व या यौगिकों के सूत्र दिए गए हैं, रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, उनसे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी। इसके लिए हम चाहे तो उन्हें बॉक्सेस में बंद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो भी असंतुलित रासायनिक समीकरण के है उसके जो अभिकारक साइड और उत्पाद साइड उसमें मौजूद प्रत्येक तत्व के जो परमाणु हैं उनकी सूची बनानी चाहिए। ठीक है, मतलब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि नंबर 2 पे हमें क्या करना चाहिए कि जो असंतुलित समीकरण हमें दिया गया है उसके अंदर जो LHS साइड है यानी अभिकारकों वाली जो साइड है, रिएक्टेंट वाली जो साइड है, और जो RHS वाली साइड है यानी उत्पाद वाली जो साइड है, प्रोडक्ट वाली जो साइड है, इन दोनों साइडों के अंदर जो तत्व और यौगिक मौजूद है उनके परमाणुओं की हमें लिस्ट बना लेनी चाहिए, परमाणुओं की संख्या की लिस्ट बना लेनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि सबसे पहले हमें सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व या यौगिक को संतुलित करना चाहिए, चाहे से वो रिएक्टेंट साइड में हो, अभिकारकों वाली साइड में हो, चाहे से वो उत्पाद यानी प्रोडक्ट वाली साइड में।
चाहे तो वो LHS में हो चाहे RHS में, लेकिन जिसके सबसे ज़्यादा परमाणु हैं उस तत्व या यौगिक को सबसे पहले हमें संतुलित करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रिया पर। ठीक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रिया को समझने के लिए आइए सबसे पहले हम लेते हैं एक असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है, वो है Fe प्लस H2O अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस H2 बनाते हैं। ये कोई रासायनिक समीकरण में दिया गया है। इस रासायनिक समीकरण को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए पहला नियम हमारा क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण की जो दो साइडें होती हैं, LHS और RHS, LHS साइड को हम बोलते हैं अभिकारक साइड, रिएक्टेंट साइड। ठीक है, और RHS साइड को हम बोलते हैं उत्पाद साइड यानी प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो पहला नियम तो ये है कि चाहे से उत्पाद साइड हो चाहे रिएक्टेंट साइड हो, अभिकारक साइड हो, रासायनिक समीकरण में इन दोनों साइडों में जो भी तत्व या यौगिकों के जो रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, इनसे हमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, यानी LHS और RHS में जो भी रासायनिक सूत्र दिए गए हैं उनसे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसको रोकने के लिए हम चाहें तो इनके ऊपर बॉक्सेस भी बना सकते हैं। बॉक्स बनाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन चाहें तो हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बॉक्सेस हम इसलिए बना रहे हैं ताकि LHS और RHS साइड में जो भी तत्व और यौगिकों के सूत्र, रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, इन रासायनिक सूत्रों के साथ में किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि दोनों ही साइडों में जो तत्व हमें दिए गए हैं उन तत्वों की हमें सूची बनानी है। ठीक है, तत्व कौन से दिए हुए देखिए, LHS साइड के अंदर फेरस Fe लिख दिया हमने, इधर हाइड्रोजन दे रखा है यानी H, फिर दे रखा है O, तीसरा तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा तत्व O। फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कौन कौन तत्व हो गए? फेरस हो गया, फेरस को हम बोलते हैं आयरन भी बोल देते हैं फेरस को। ठीक है, दूसरा तत्व हो गया हाइड्रोजन, तीसरा हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर हम बात करें उत्पाद साइड की या प्रोडक्ट साइड की, तो यहाँ भी तीन तत्व हो गए, वही तत्व, दोनों तरफ तत्व सेम ही होते हैं, फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनके अंदर जो परमाणु संख्या है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फेरस की संख्या कितनी है? इधर फेरस का है 1। ठीक है, हाइड्रोजन में कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं? 1। ये LHS साइड हो गई। अगर RHS साइड की हम बात करें, RHS साइड के अंदर तो फेरस के परमाणु कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने परमाणु दे रखे हैं? 2। और ऑक्सीजन में कितने परमाणु दे रखे हैं? वो हैं 4।
ठीक है। अब तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि जब हम सूची बना लें दोनों साइडों की, एलएचएस और आरएचएस साइड के जो तत्व हैं उनके अंदर जो परमाणु मौजूद हैं उनकी संख्या की जब हम सूची बना लें, उस सूची को बनाने के बाद में हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा परमाणु किसके हैं, चाहे से वो रिएक्टेंट साइड हो, चाहे प्रोडक्ट साइड हो, चाहे से वो अभिकारक साइड हो, चाहे से उत्पाद साइड हो। तो हमने देखा कि देखिए फेरस का एक है, हाइड्रोजन के दो हैं, इधर एक है, फेरस का इधर तीन है, इधर दो हैं, इधर चार हैं, सबसे ज़्यादा परमाणु हैं चार। किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले हम जिसके परमाणु सबसे ज़्यादा होते हैं उसको हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन के इधर चार परमाणु हैं, जबकि एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु। बैलेंस कैसे करेंगे? यदि हम इस सूत्र के आगे चार लगा दें तो क्या होगा? हाइड्रोजन के परमाणु तो कितने हो जाएंगे? चार दूनी आठ, ये आठ हो जाएंगे और ऑक्सीजन के परमाणु चार हो जाएंगे। ठीक है। वो ऑक्सीजन है ये चार, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो इधर हमने मान लीजिए चार लगा दिया। ठीक है। तो क्या परिणाम आया? परिणाम आ गया फेरस के तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फेरस के परमाणु संख्या एक ही रही। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हो गई 8, जबकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या हो गई 4। इधर भी 4 हो गए और आरएचएस साइड में भी 4 थे, ये तो बराबर हो गए। अब सेकंड नंबर बचा हमारा। अब बाकी हम देखते हैं, हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु सबसे ज़्यादा रह गए ना। अब इसको बैलेंस करना है हमारा। हाइड्रोजन परमाणु है 8 और आरएचएस में कितने हैं? 2। ठीक है। अगर हम यहाँ पर इधर हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इधर भी हम अगर 4 लगा दें तो 4 लगा दें तो क्या होगा? इस साइड में 4 लगाने पे फेरस का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके 3 ही रहेंगे, लेकिन इधर 4 लगाते हाइड्रोजन के परमाणु हो गए 8, ऑक्सीजन के 4 थे, 4 ही रहेंगे। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, इधर भी 8 हो गए, इधर भी 4 8 हो गए। ठीक है। अब बचा तीसरा अंतिम, वो क्या बचा? इधर फेरस का 1 है, इधर फेरस के 3। ठीक है। तो इधर 3 दे रखे हैं, इधर 1 दे रखा है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर फेरस के यहाँ पर 3 लगा दें तो हमारा ये जो तीसरा तत्व है ये भी संतुलित हो सकता है। यहाँ पे हमने 3 लगा दिया तो ये भी संतुलित हो सकता है। इसका लगाते ही क्या होगा? 3 लगा दिया हमने तो देखिए फेरस के भी कितने हो गए? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 3 हो गए और राइट हैंड साइड में पहले से 3 थे ही। यानी कुल मिलाकर के हमारा जो संतुलित समीकरण जो हुआ, हमारा संतुलित समीकरण क्या हो गया? अगर हम इसको दोबारा से लिखना चाहें संतुलित समीकरण को तो इसको हम लिख देंगे 3Fe प्लस 4H2O अभिक्रिया, और उसके बाद में हम लिखेंगे Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारा संतुलित समीकरण होगा। ठीक है। यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर हम संतुलित करना चाहते हैं तो उसकी 3 मेजर स्टेप है। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है इसके अंदर, पहली स्टेप में तो, कि दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस, अभिकारक साइड यानी रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड है, उत्पाद साइड है, ये दोनों साइडों में जो भी तत्व या यौगिक मौजूद हैं उनके रासायनिक सूत्रों से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, चाहे तो हम उन्हें बॉक्स में बंद कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इन दोनों साइडों की अलग अलग, इन दोनों साइडों में जो तत्व मौजूद हैं उन दोनों साइडों के जो तत्व हैं उनकी अलग अलग हम सूची बना लेते हैं और उनके अंदर परमाणुओं की संख्या नोट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात यह है कि जिसके परमाणु सबसे ज़्यादा हों, चाहे से साइड कोई सी भी हो, ठीक है, सबसे पहले उस तत्व के परमाणुओं को हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है।
इस विधि को हम बोलते हैं हिट एंड ट्राई, यानी बार बार गलती करके और बार बार संशोधित करना। हिट एंड ट्राई के माध्यम से हम इस किसी भी रासायनिक समीकरण को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया को और अच्छी तरह समझने के लिए आइए हम कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण और ले रहे हैं हम। मान लीजिए हमें कोई रासायनिक समीकरण दिया है, HNO3 प्लस CaOH टू CaNO3 टू प्लस H2O। ठीक, ये कोई हमें रासायनिक समीकरण दिया गया है और इसको हमें संतुलित करना है। तो कैसे करेंगे? पहले स्टेप ये ध्यान रखनी है हमारे को कि किसी भी रासायनिक सूत्र के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। दूसरी बात, अब हमें LHS और RHS दोनों साइड में जो तत्व दिए गए हैं उनकी सूची बनाओ और उसके बाद में उस सूची के अंदर प्रत्येक के परमाणु अंकित करो। सूची बना रहे हैं। इधर देखिए क्या क्या दे रखे हैं हमें। देखिए इसमें क्या है तत्व, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ये नाइट्रोजन, इसको भी लिख दिया, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है इधर ये Ca कैल्शियम। इसके बाद में तो ये ऑक्सीजन आ गया और ये हाइड्रोजन आएगी। ठीक है, यानी 4 तत्व हैं इसमें कुल मिलाकर के, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। ठीक है, अब इनके परमाणु कितने कितने वो देखिए। हाइड्रोजन के परमाणु कितने वो देखिए। हाइड्रोजन का एक परमाणु तो ये रहा इस साइड में, एक प्लस से इस साइड में, यानी हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2 तो ये हो गए। और इधर देखिए OH के बाद 2 लगा हुआ था, यानी ये 2 परमाणु हैं, 2। ठीक है, 2 परमाणु ये और 1 परमाणु ये, यानी हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए? 3। ठीक है, अब नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं देखिए। नाइट्रोजन के परमाणु है एक तो ये रहा N, कितना है? 1। नाइट्रोजन के बाद में बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं देखिए, O3, 3 परमाणु तो ये दे रखे और एक O ये रहा, यानी 4। ऑक्सीजन के हमारे पास में 4 परमाणु। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम कितना परमाणु है? 1 परमाणु है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें RHS साइड की। RHS साइड में तत्व तो सेम ही रहेंगे, वही हाइड्रोजन, वही नाइट्रोजन, वही ऑक्सीजन और वही कैल्शियम। संख्या देखते हैं, हाइड्रोजन की कितनी संख्या है देखिए। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं? H2, 2 दे रखे हैं, तो हाइड्रोजन की जगह हमने 2 लिख दिया। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन कितने हैं? NO3, आगे 2 लगा हुआ है, N का ये 2, ये 2 काउंट होगा। O तो हो गया 6 और N हो गया 2, तो N के कितने हो गए? 2, नाइट्रोजन के 2 हो गए। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में कितने हैं देखिए, O का 3 दे रखा है, O3, और ये 2, 3 दूनी 6, यानी 6 ऑक्सीजन के तो ये दे रखे और 1 ऑक्सीजन का ये वाला इधर प्लस के इधर, यानी ये हो गए 6 और 1 टोटल 7 हो गए, ऑक्सीजन के 7 हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम कितने हैं? कैल्शियम का इधर भी 1 ही है। ठीक है, अब तीसरा नियम क्या कहता है? सूची बनाने के बाद में, परमाणु की संख्या लिखने के बाद में, वो कहता है सबसे ज्यादा जिसके हों परमाणु, सबसे पहले उसको संतुलित करने की कोशिश करो।
ठीक, देखिए सबसे पहले परमाणु किसके हैं, देखिए 7, ऑक्सीजन के इधर 7 हैं और इधर ऑक्सीजन की 4। ठीक है, ऑक्सीजन के परमाणु 7 हैं। अब सोचें 7 कैसे होंगे, देखिए ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, O3 और एक 4 दे रखे। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 7 है। इधर इधर बढ़ाने हैं अपन को, ऑक्सीजन के परमाणुओं को अपन को सेट करना है सबसे पहले। तो ऑक्सीजन के इधर 3 परमाणु ये दे रखे थे, इधर हमने 2 लगा दिए, ये 2 लिख दिया। 2 लिखते ही हाइड्रोजन के परमाणु भी हो गए 2। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, 3 थे ना, ये H2 एक बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु हो गए 4 भाई। 2 परमाणु तो ये हो गए हाइड्रोजन के, एक परमाणु ये, 2 परमाणु ये हो गए, 2 2 4 हो गए ना। अब नाइट्रोजन परमाणु को क्या फर्क पड़ा, नाइट्रोजन के भी 2 हो गए। ठीक है, 2 लगाते ही, और फिर इस तरह ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन के हो गए 6, 6 तो ये हो गए, एक ऑक्सीजन का ये रहा +1, 7। ठीक है, कैल्शियम तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ऑक्सीजन का इधर भी 7 हो गए, इधर भी 7 हो गए, 2 लगाते हैं। ऑक्सीजन के बाद में अब बात आती है किसकी, अब देखें किसके परमाणु से ज़्यादा है, हाइड्रोजन की बात करें अब। हाइड्रोजन कितने हैं इधर, 4 हैं, इधर 2 हैं, यानी इधर तो हम अगर 2 लगा दें, इधर इधर हम 2 लगा दें तो ये हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन की भी 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गए। फिर नाइट्रोजन के पहले से बराबर है, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, बराबर हो गए, पहले से ही बराबर हो गए। फिर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की हमने पहले बराबर कर ही लिए थे। तो बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम का 1 1 बराबर दोनों तरफ है ही पहले से। तो यानी अगर हम इस समीकरण के अंदर इधर तो 2 लगा दिया हमने और इधर 2 लगा दिया, तो ये अब बैलेंस इक्वेशन हमारी हो गई, संतुलित समीकरण हमारा हो गया। ठीक, मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं हम। देखिए एक संतुलित समीकरण मान लीजिए दे रखा है, ये NaOH प्लस H2SO4 अभिक्रिया Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब ये कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो पहली स्टेप में क्या करते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि किसी को छेड़ना नहीं, किसी रासायनिक सूत्र को छेड़ना नहीं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम दोनों तरफ के LHS सारा दोनों तरफ के तत्वों और उनके परमाणु संख्या की सूची बना लेते हैं। तत्व कौन कौन से हैं, देखिए इसमें 4 तत्व नजर आ रहे हैं। पहला है सोडियम Na, दूसरा है ऑक्सीजन ये वाला, तीसरा है हाइड्रोजन ये वाला, और चौथा है सल्फर ये वाला। तो दोनों तरफ ये 4 ही तत्व मौजूद हैं। इन तत्वों के परमाणु संख्या हमें नोट करनी है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। LHS में देखें तो सोडियम के कितने परमाणु हैं, देखिए एक ही परमाणु दे रखा है इसके अंदर, एक नोट कर लिया हमने। ऑक्सीजन के कितने परमाणु दे रखे हैं, देखो एक परमाणु तो ये रहा, और O4 यानी कुल मिलाकर के 5 परमाणु दे रखे हैं, 5 परमाणु। फिर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, देखिए एक परमाणु तो ये रहा और H2 ये रहा, 2 परमाणु ये रहे, टोटल मिलाकर 3 परमाणु हो गए। सल्फर की अगर बात करें, सल्फर का सिर्फ एक परमाणु दे रखा है, इसको नोट कर लिया। ठीक है, इसी तरह इधर बात करें RHS में, सोडियम कितने दे रखे हैं हमने, हमें Na2 लिख रखा है, यानी 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन में O4 4 तो ये हो गए, एक ये हो गया, 5 परमाणु हो गए।
ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें अगर हम, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, H2। और सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर का एक परमाणु। ठीक है। सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या किसमें है, O। पहले से बराबर चल रहे हैं इसके अंदर। अब O के बाद में बात करें तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के परमाणु इधर कितने हैं, 3, इधर हैं 2। तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं को, इसको हम मान लीजिए यहाँ पे 2 लगा दें इस साइड के अंदर बढ़ाने के लिए। तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, देखिए सोडियम के परमाणु तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 के 2 रहे। ऑक्सीजन का परमाणु 5 के 5 रहे, नहीं 5 नहीं रहे, ये हो गया 2 हो गया ना, 6 हो गए, 5 रहे। ठीक है। और हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, 4। और सल्फर का परमाणु 1 का 1 है, यहाँ पे 2 लगाने से ये फर्क पड़ा। ठीक है। अब देखें, अगर इधर 6 परमाणु हैं और इधर कितने परमाणु हैं, 5 परमाणु। ठीक है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम 2 यहाँ पर भी लगा दें तो कितना हो जाएगा, देखिए सोडियम के कितने परमाणु हो गए, 2 लगाते ही सोडियम के 2, इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों तो बराबर हो गए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 तो ये हो गए और 4 ये थे, यानी 6। ऑक्सीजन के 6, इधर भी 6 इधर भी 6, ये भी हो गए। अब बचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 दूनी, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, 2 तो ये हो गए और हाइड्रोजन के 2 इधर दे रखे हैं, हाइड्रोजन के भी 4 हो गए, ये 4 इधर भी 4 है। ठीक है। अब सल्फर का 1, इधर 1 है ही, इधर भी 1 है। इस प्रकार अगर दोनों तरफ इसके अंदर हम 2 2 लगा दें, इधर 2 लगा दें NaOH के आगे और H2O के आगे इधर 2 लगा दें, तो हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाता है। ठीक है। अब हम 2 उदाहरण और लेंगे। पहला उदाहरण, NaCl प्लस AgNO3, इसमें AgCl प्लस NaNO3। ठीक है। दोनों ओर के तत्वों की सूची बना रहे हैं अब हम। इसमें पहला तत्व तो है सोडियम, दूसरा तत्व है Cl क्लोराइड, तीसरा तत्व है Ag और चौथा है नाइट्रोजन और पांचवा है ऑक्सीजन। ठीक है। ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोराइड, ये हो गया Ag, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है। अब इनकी संख्या देखते हैं। सोडियम की संख्या कितनी है इस साइड में, देखिए 1। क्लोराइड की संख्या कितनी है, 1। Ag की संख्या कितनी है, 1। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3। ठीक है। अब इस तरफ देखते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। सोडियम की संख्या कितनी है, सोडियम ये रहा 1। क्लोराइड की संख्या कितनी है, ये रहा 1। Ag की संख्या कितनी है, ये रहा 1। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, ये रहा नाइट्रोजन 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3। यानी कुल मिलाकर के दोनों साइड में जो तत्व हैं
उन तत्वों की परमाणुओं की जो संख्या है दोनों साइड में पहले से ही बराबर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। ठीक है, एक अन्य उदाहरण और ले लें। मान लीजिए लिखा हुआ है BaCl2, ये को बेरियम बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड Cl2 प्लस H2SO4 बेरियम सल्फेट SO4 प्लस HCl, ये दे रखा है। दोनों तरफ के तत्वों की अगर हम बात करें, सूची बनाएं तो कैसे बनेगी, देखिए। एक तो है बेरियम, एक है क्लोराइड Cl, एक है हाइड्रोजन, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। ये 5 तत्व इसमें मौजूद है। कौन कौन से? बेरियम, क्लोराइड, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनके परमाणु संख्या देखते हैं। बेरियम की कितनी है? देखिए, बेरियम 1 है, क्लोराइड की कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन की कितनी है? ये भी 2 है। सल्फर की कितनी है? 1। ऑक्सीजन कितनी है? ये 4 दे रखी है। ठीक है, अब इधर बात करें राइट हैंड साइड में, तो बेरियम की कितनी है? 1। क्लोराइड की कितनी है? 1। हाइड्रोजन की कितनी है? 1। सल्फर की कितनी है? 1। तो ऑक्सीजन की कितनी है? 4। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लोराइड की जो संख्या है और हाइड्रोजन की जो संख्या है, इसमें अंतर आ रहा है। बाकी बेरियम, सल्फर और ऑक्सीजन उन तीनों की एक जैसी है। क्लोराइड की संख्या इधर 2 है और इधर 1 है, इधर 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो क्या होगा? कितना हो गया? क्लोराइड कितना हो गया? क्लोराइड 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन भी 2 हो गया। ऐसा करते ही हमारा पूरा जो है समीकरण वो संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की। ठीक है।